नमस्कार, संसद टीवी के साप्ताहिक कार्यक्रम इंद्रधनुषी संस्कृति में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंबरा। बीते दिनों P20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान भारतीय संस्कृति के विभिन्न रंग देखने को मिले। कला दर्शन में आइए देखते हैं इसी से जुड़ी एक छोटी सी रिपोर्ट। 14 अक्टूबर को 2 दिवसीय 9वां P20 शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसका आयोजन नई दिल्ली स्थित द्वारका के यशोभूमि में किया गया था। इस दौरान यशोभूमि में भारतीय हस्तशिल्प के विभिन्न रंग देखने को मिले, जिसे विदेशी अतिथियों ने पसंद किया। खादी के कपड़ों में लोगों की खासी रुचि दिखी। जो ना कॉटन से धागा बन रहा है और धागे से खादी बनती है। इसमें खादी में चरखे का विशेष योगदान है, जिससे कि खादी बनाई जाती है। और ये पहले बापूजी चरखा चलाते थे, उसके बाद में पीएम मोदी जी ने भी चलाया है। पीएम मोदी के आने से युवा भी खादी जो है पसंद करते हैं और काफ़ी खादी की खरीद करके पहनना पसंद करते हैं और फॉरेनर भी हमारे खादी को पसंद करते हैं। प्राकृतिक रंगों से बनने वाली अजरक की कला के रंग भी वहाँ देखने को मिले। इन वस्त्रों की खासियत है कि ये गर्मी एवं सर्दी दोनों में एक समान रहते हैं। राजस्थान हस्तकला का बेजोड़ नमूना बाड़मेरी प्रिंट है, जिसमें दोनों तरफ से प्रिंट होता है। इसमें लाल व नीला रंग अधिक प्रयुक्त होता है। ये जो कला है हमारी अजरक की, ये करीब 5000 साल पुरानी है और ये नेचुरल डाई से बनती है और हमने हमारे पूर्वजों से ये सीखा है। और ये जो कला है, उस कला की जो खासियत है कि ये जो रंग है ने, वो सर्दी में गर्म रहते हैं, गर्मी में ठंडा रहता है। और हमारे यहाँ जो लोकल लोग थे जो ये पहनते थे, तो उनको दिन को बहुत गर्मी होती थी व्हाइट डेजर्ट की वजह से, और रात को ठंड लगती थी, तो ये एक ही कपड़ा उनको प्रोटेक्शन करता था। और इसका जो पुराना है उसका प्रमाण अपने हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिला है। वो अंतर्राष्ट्रीय मंच ये जो अपने मोदी साहब ने फरवरी 2020 को मन की बात में मेरा नाम लिया था। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हम लोग को एग्जीबिशन करते, हमको बुलाते, वहाँ भी हम कला दिखाते थे। मीनाकारी के सुंदर काम को भी वहाँ प्रदर्शित किया गया था। बनारस की गुलाबी मीनाकारी के कलाकार वैभव विश्वकर्मा ने अपनी इस कला को वहाँ प्रदर्शित किया था। मीनाकारी, जिसे एनामेलिंग भी कहा जाता है, धातु की सतह पर खनिज पदार्थों को मिलाकर सजाने की कला है। इस प्रक्रिया का आमतौर पर कुंदन पर प्रयोग किया जाता है। इसके तहत किसी वस्तु के एक तरफ पत्थर और माउंट के बीच सोने की परत के साथ बहुमूल्य रत्नों की जड़ावट होती है, जबकि दूसरी तरफ मीना तकनीक से चमकदार परत चढ़ाई जाती है। वाराणसी की मीनाकारी उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। इसे वर्ष 2015 में GI टैग प्रदान किया गया था। ये मेरी आर्ट है बनारस की गुलाबी मीनाकारी, जो गुलाबी को GI भी मिला है, GI टैगिंग आर्ट है। पहले तो ये काम विलुप्त हो चुका था, पर अब धीरे धीरे इसको सरकार ने प्रमोट किया है। हम लोग के पास एक निचले तबके के कारीगर के पास एक काम आया है। जैसे G7 समिट में मोदी जी जब जर्मनी गए थे, तो उन्होंने US प्रेसिडेंट जो बाइडेन जी को ये हमारा कपलिंग और इसी के मैचिंग का ब्रोच दिया था US प्रेसिडेंट। तो उनके पास से हाईलाइट हुआ और मेरे पास काफ़ी उस टाइम ऑर्डर्स आए और मैं भी अब काफ़ी रेंज बनाया। जो पहले मेरे दादाजी के सामने 300 कारीगर थे, वो घट के अभी 10 साल पहले तक में सिर्फ 5 कारीगर बचे थे। पर अब धीरे धीरे प्रमोट करते करते आज भी मेरे जो पुराने कारीगर थे, आज मेरे कारीगरों की संख्या लगभग 100 हो गई है। तो मतलब लोग जो विलुप्ति हो चुकी थी कला, अब उसको धीरे धीरे लोग इंटरेस्ट लेके आ भी रहे हैं। और अलग अलग योजनाएं भी सरकार की होती हैं, जिनसे हम लोग को सीधा सीधा लाभ हो रहा है। P20 सम्मेलन के दौरान पीठासीन अधिकारी संसद भवन परिसर में पहुंचे। उनके स्वागत में संपूर्ण परिसर को खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। रंग बिरंगी रोशनी, फूल और भारतीय पारंपरिक संगीत ने माहौल को उत्सवनुमा बना दिया था।
भारत की सांस्कृतिक विरासत की झलक यहाँ देखने को मिल रही थी। भारत के पारंपरिक वाद्य यंत्रों को लेकर विदेशी अतिथियों के अंदर जिज्ञासा दिखी। संसद भवन के द्वार पर नौबत और रणसिंघा बज रहे थे। अतिथियों ने नौबत को स्वयं भी बजाने की कोशिश की। नौबत कीलों से जुड़ी लोहे की चादर से बने एक मुखी बर्तन की एक जोड़ी होती है। इनके मुख पशु चर्म से ढके होते हैं और चमड़े के कुंडों तथा चमड़े की पट्टी से बंधे होते हैं। बाएं वाले ढोल में अंदर से लेप भरा होता है। 2 छड़ियों से इसे एक साथ एक लय में बजाया जाता है। इसे त्योहारों या धार्मिक अवसरों के समय शोभा यात्राओं में उपयोग किया जाता है। पुराने समय में यह वाद्य यंत्र राजा महाराजा की महलों के द्वार पर सजाए जाते थे। वहीं रणसिंघा काकड़ सिंगी के नाम से भी जाना जाता है। यह शंक्वाकार छिद्र वाली 2 मुड़ी हुई पीतल की नलियों से बनता है। कीप के आकार का मुख और मुख टेक के साथ संकलित मुखनाल। इसे लंबवत स्थिति में पकड़कर बजाया जाता है। धार्मिक और सामाजिक समारोहों और लोक संगीत में इसका उपयोग किया जाता है। बताते चले कि इस विशेष वाद्य यंत्र का जिक्र महाभारत काल में भी आता है। जब किसी लोक उत्सव में इसकी धुन बजती है तो उत्सव में स्वतः ही 4 चांद लग जाते हैं। कानों में इसकी आवाज गूंजते ही जैसे हम कहीं खो जाते हैं। यह वाद्य यंत्र वीरता का भी प्रतीक माना जाता है। महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पहले अन्य वाद्य यंत्रों के साथ इसकी धुन बजाई गई थी। गीता के पहले अध्याय में इसका जिक्र भी है। परिसर में अलग अलग मंच बने थे जिन पर अलग अलग लोक एवं पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाए जा रहे थे। केरल के कलाकारों ने थिमला, चिंडा जैसे वाद्य यंत्रों से मंगल स्वर बजाकर अतिथियों का स्वागत किया। कह सकते हैं कि भव्य भारत की परंपरा और लोक रंग का एक छोटा हिस्सा यहाँ देखने को मिला। देश भर में नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। नवरात्रि के दौरान हम माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। दुर्गा यानी शक्ति की पूजा। आइए देखते हैं लोक परंपरा में इसी से जुड़ी एक छोटी सी रिपोर्ट। झुमरमो आज नौरतनिया वीरात छोरू ने मली आज दर्शननी सौगात। शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। संपूर्ण भारत में उत्सव का माहौल है। सोशल मीडिया पर भी लोग तरह तरह से इस उत्सव के लिए एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग अंदाज सामने आया। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नवरात्र की शुरुआत माडी नाम से एक नया गाना जारी करके की है। आज नौरतनिया वीरात छोरू ने मली आज दर्शननी सौगात। पीएम मोदी ने एक्स पर किए एक पोस्ट में बताया कि उन्होंने इस गीत के बोल लिखे हैं जिसे दिव्य कुमार ने अपनी आवाज दी है। मीत ब्रदर्स ने इस गाने को कंपोज किया है। यह गाना गुजराती में गाया गया है और यह 9 दिवसीय नवरात्र उत्सव की शुरुआत करने के लिए एकदम सही गरबा सॉन्ग है। लाल लाल चुंदलड़े नभ लहराए। माडी दूसरा गाना है जिसे पीएम मोदी ने इस साल नवरात्र के लिए लिखा है। गाए तेनो गरबो ने जीले तेनो गरबो गरबो गुजराती गरबी में रात जय। शनिवार को उन्होंने बताया कि गरबो नाम से एक और गाना उन्होंने लिखा है। एक्स पर गाने का लिंक साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा, जैसा कि शुभ नवरात्रि हमारे सामने आ रही है, मुझे पिछले सप्ताह के दौरान मेरे द्वारा लिखे गए एक गरबा सॉन्ग को साझा करते हुए खुशी हो रही है।
उत्सव की लय को सभी को गले लगाने दें। मैं दिव्य कुमार का इस गरबा को आवाज देने और संगीत देने के लिए मीत ब्रदर्स का धन्यवाद करता हूँ। नवरात्र संपूर्ण भारत में अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। गुजरात में इस दौरान गरबा खेला जाता है। नवरात्र में शक्ति साधना का एक तरीका यह नृत्य भी है। गरबा की शुरुआत में एक कच्चे मिट्टी के घड़े को फूलों से सजाया जाता है। इस घड़े में कई छोटे छोटे छेद होते हैं। इसके अंदर दीप प्रज्वलित कर रख देते हैं और माँ शक्ति का आह्वान किया जाता है। इस दीप को गर्भदीप कहते हैं। कई वर्षों पहले गरबा को गर्भदीप के नाम से ही जाना जाता था। गरबा यानी कि गर्भदीप के चारों ओर स्त्रियां पुरुष गोल घेरे में नृत्य कर माँ दुर्गा को प्रसन्न करते हैं। मान्यता है कि गरबा करने के समय महिलाएं 3 ताली बजाकर नृत्य करती हैं। वह तालियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने का तरीका होता है। कहते हैं कि तालियों की गूंज से माँ भवानी जागृत होती है। गरबा सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। डांडिया, ताली, मंजीरा आदि कई चीजें बजाकर गरबा करने का चलन है। 9 दिनों तक देवी के समक्ष गरबा किया जाता है। वहीं बंगाल में धुनुची नृत्य या धुनुची नाच प्रचलित है। धुनुची नाच बंगाल की एक बहुत ही प्राचीन परंपरा है, जिसकी झलक हर दुर्गा पूजा पंडाल में देखी जा सकती है। दरअसल धुनुची मिट्टी का एक पात्र होता है जिसमें सूखा नारियल, जलता कोयला, कपूर और थोड़ी सी हवन सामग्री रखी जाती है। इसी मिट्टी की धुनुची को हाथ में पकड़कर नृत्य करने की कला धुनुची नाच कहलाती है। कुछ श्रद्धालु तो इस धुनुची को मुंह में भी पकड़कर नृत्य करते हैं, वो भी बंगाल के स्थानीय ढोल और नगाड़ों की थाप पर। कोलकाता में 2 तरह से दुर्गा पूजा की जाती है, जिसमें रस्मों के अलावा सब कुछ अलग होता है। परंपरा के अनुसार एक होती है पारा दुर्गा पूजा यानी स्थानीय दुर्गा पूजा, जो सामान्यतः पंडालों और कम्युनिटी हॉल में होती है। इस दौरान पंडालों को थीम के अनुरूप सजाया जाता है। रोशनी की सजावट, देवी दुर्गा की सुंदर प्रतिमा, ये सभी इस पूजा की खासियत है। दूसरी है बारर दुर्गा पूजा। उत्तरी और दक्षिणी कोलकाता में इसी परंपरा के अनुसार पूजा की जाती है। बारर का अर्थ है घर में पूजा। यह पूजा बाहर रह रहे लोगों को अपनी जड़ों के करीब लाती है। सनसेट टीवी के इस वीकली कल्चरल राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। आपको छोड़े जाते हैं कुछ चुनिंदा कलाकारों, साहित्यकारों की यादों के संग। नमस्कार। इन अंग्रेजों ने हमारे हिंदुस्तान की किसानों और कारीगरों की 80 के दशक में धारावाहिक मालगुडी डेज से उस पीढ़ी के लगभग सभी लोग परिचित होंगे। यह धारावाहिक इसी नाम के उपन्यास पर आधारित था, जिसे लिखने वाले हैं रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी यानी आर.के. नारायण। आर.के. नारायण अंग्रेजी में प्रारंभिक भारतीय साहित्य के अग्रणी लेखक थे। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 को तमिलनाडु में हुआ था। 60 साल से अधिक लंबे करियर में श्री नारायण को कई पुरस्कार और सम्मान मिले। उन्हें भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के लिए भी नामांकित किया गया था। 13 मई 2001 में उनका निधन हो गया। सी.के. पिल्लई मलयालम के सुप्रसिद्ध कवि थे। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1911 को हुआ था। वह अपनी ऐतिहासिक कृति रामायण के लिए जाने जाते हैं। रामायण एक रोमांटिक शोक गीत है जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था और तब इसकी 1 लाख से ज्यादा प्रतियां बिकी थी। इन्होंने मलयालम कविताओं की शैली को एक नई दिशा दी। सी.के. पिल्लई की मृत्यु तपेदिक से मात्र 37 साल की उम्र में 17 जून 1948 को हो गई। किशोर कुमार के नाम से भला कौन नहीं परिचित होगा। उनकी आवाज भारतीय फिल्म जगत के पार्श्व गायन की पहचान है। आज भी यह आवाज पीढ़ियों को प्रेरित करती है। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को खंडवा, मध्य प्रदेश में हुआ था। एक बेहतरीन गायक के साथ ही वह एक बहुत ही सधे हुए अभिनेता भी थे। उन्होंने अनेक भाषाओं के गीतों को अपनी आवाज दी।
13 अक्टूबर 1987 को उन्होंने इस जहां को अलविदा कह दिया। पीछे रह गए उनके गाए गीत जो पीढ़ियों तक गुनगुनाए जाएंगे।